महामारी के इस दौर में शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी खबर यह है कि आने वाले सत्र में इंजीनियरिंग कॉलेजों में भारतीय भाषाओं में भी पढ़ाने की सुविधा मिलेगी। पिछले साल ICTE ने IIT और देश भर के इंजीनियरिंग कॉलेजों से अनुरोध किया था कि वे ऐसे कॉलेजों को चुनें जो भारतीय भाषाओं में तकनीकी शिक्षा दे सकते हैं। अभी देश भर के 14 कॉलेज इस सत्र में हिंदी, तेलुगु, तमिल, बांग्ला, मराठी भाषाओं में इंजीनियरिंग शुरू करने के लिए सामने आए हैं। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही 8वीं अनुसूची की दूसरी भाषाओं में भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। भारतीय शिक्षा व्यवस्था के लिए यह बहुत क्रांतिकारी कदम साबित होगा। पैरा दौलत सिंह कोठारी आयोग ने 1964-66 में अपनी सिफारिश में कहा था कि न केवल स्कूली शिक्षा बल्कि उच्च शिक्षा भी अपनी भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। संसद में इस पर विचार हुआ था और इसी की अगली कड़ी के रूप में सिविल सेवा परीक्षा में भी 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं में परीक्षा देने की शुरुआत वर्ष 1980 में हुई थी। इसके परिणाम बहुत सुखद रहे। भारतीय भाषाओं में देश की सर्वोच्च नौकरशाही में गरीब, दलित, आदिवासी चुने गए हैं, जो पहली पीढ़ी के शिक्षित हैं, यानी जिनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं थे। इस पृष्ठभूमि में इंजीनियरिंग शिक्षा में अपनी भाषाओं का प्रवेश और उम्मीद जगाता है। अगर इंजीनियरिंग की पढ़ाई अपनी भाषाओं में होगी तो इनके लिए UPSC या राज्य सेवाओं के द्वार भी खुलेंगे। अभी तक तो यह कहकर हाथ खड़े कर दिए जाते हैं कि जब इंजीनियरिंग डॉक्टरी की पढ़ाई अपनी भाषाओं में हो ही नहीं रही तो वे परीक्षाएं कैसे दे पाएंगे। निश्चित रूप से इसमें कुछ समय लगेगा, लेकिन अंग्रेजी के दुर्ग पर दस्तक हो गई है। दरअसल भारतीय लोकतंत्र में अंग्रेजी के आतंक ने लोकतंत्र को लगभग विफल कर दिया है। आज़ादी के वक्त शिक्षा व्यवस्था में ऐसा नहीं था। कोठारी आयोग के सदस्य सचिव रहे JP नायक ने 1980 में एक महत्वपूर्ण शोध किया था। कोठारी आयोग और उसके बाद 1980 में वह पुस्तक प्रकाशित हुई थी। उसमें निष्कर्ष था कि आज़ादी के वक्त भले साक्षरता कम थी, लेकिन भारतीय भाषाओं में शिक्षा आज के मुकाबले कहीं ज़्यादा थी। कहा तो कोठारी आयोग के बाद अपनी भाषाओं को और आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन जैसे जैसे नौकरशाही और प्रशासनिक व्यवस्था में अंग्रेजी हावी होती गई, निजी स्कूल आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे अंग्रेजी का धंधा और तेज होता गया। यहाँ तक कि उदारीकरण ने सबसे ज़्यादा नुकसान भारतीय भाषाओं का किया है। उदारीकरण ने यूरोप में तो अंग्रेजी को नहीं बढ़ाया और न चीन, सिंगापुर से लेकर दक्षिण पूर्व के दूसरे देशों में। अगर अंग्रेजी बढ़ी है तो ब्रिटिश उपनिवेश और भारत में सबसे आगे है। यह अचानक नहीं है। दुनिया में अंग्रेजी में छपने वाली किताबों की संख्या सबसे ज़्यादा भारत में है। इसमें केंद्र सरकार की नीतियों का भी उतना ही योगदान रहा है। ज्ञान आयोग का उद्देश्य ज्ञान को बढ़ाना होना चाहिए था, लेकिन वह पूरी तरह अंग्रेजी को बढ़ाने में ही लगा रहा। उसके नीति नियंता
तो यह तक कहते थे कि अंग्रेजी के बूते भारतीयों को विदेशों में लाखों रोजगार मिलेंगे। निश्चित रूप से शिक्षा पर इसका असर होना ही था। निजी स्कूल तो अंग्रेजी के बूते आगे बढ़ते ही रहे। सरकारी स्कूलों पर भी इसकी गाज गिरी है। रेलवे के अधीन लगभग 400 स्कूल हुआ करते थे और ज़्यादातर भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी भाषा भी पढ़ाते थे। लेकिन धीरे धीरे माध्यम भाषा की होड़ में वहाँ से बच्चे महंगे निजी स्कूलों की तरफ बढ़ते गए। नतीजा 80% रेलवे के स्कूल बंद हो गए हैं और शेष भी बंद होने के कगार पर है। हर सरकारी कर्मचारी जिसके पास थोड़े बहुत पैसे हैं वह अंग्रेजी स्कूलों में ही अपने बच्चों को भेजता है। पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने 5000 स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम शुरू करने का फैसला किया। ऐसा ही फैसला उत्तराखंड और राजस्थान सरकार ने भी किया। इसी कारण इन सभी राज्यों में हजारों सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली के कॉरपोरेशन स्कूलों में भी पिछले वर्ष 100 स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की शुरुआत की गई। वे बच्चे जो अपनी भाषा भी ठीक से नहीं जानते उन पर विदेशी भाषा लाद देना मनोवैज्ञानिक रूप से इतना आतंक पैदा करता है कि वे स्कूल ही छोड़ देते हैं। इसलिए पिछले कुछ वर्षों में भारतीय भाषाओं के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनका स्वागत किया जाना चाहिए। मेडिकल प्रवेश परीक्षा जिसे नीट कहते हैं पहले केवल अंग्रेजी में होती थी। पिछले वर्ष वह 8 भाषाओं में शुरू हुई और इस वर्ष वह 13 भाषाओं में होगी। IIT आदि के लिए प्रवेश परीक्षाओं में भी भारतीय भाषाओं की शुरुआत हो गई है। 2 वर्ष पहले केंद्र सरकार ने एक और घोषणा की, राष्ट्रीय भर्ती परीक्षा की। इसके अंतर्गत कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड और बैंक भर्ती बोर्ड तीनों को मिलाकर एक एजेंसी ही परीक्षा लेगी और शुरुआत के तौर पर इसमें 12 भाषाओं में परीक्षा कराने का फैसला किया गया है। जाति और धर्म से कहीं ज़्यादा समाज का विभाजन अंग्रेजी ने किया है। जो अंग्रेजी जानते हैं वे अमीर हैं, अच्छी फीस दे सकते हैं, दिल्ली के महंगे कॉलेजों में पढ़ सकते हैं, कोचिंग संस्थानों में लाखों की फीस दे सकते हैं और इसी के बुत्ते 2% अंग्रेजी जानने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के 58% पदों को हथिया लेते हैं। दुनिया भर के शिक्षाविद यह कहते आए हैं कि बच्चों की रचनात्मकता उनकी अपनी भाषा में ही सामने आती है। बावजूद इसके जिस दिल्ली विश्वविद्यालय में 70 के दशक में लगभग 20% अपनी भाषा में स्नातकोत्तर पढ़ाई उपलब्ध थी, आज लगभग शून्य हो चुकी है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भी भारतीय भाषाओं को माध्यम नहीं रखा गया, जबकि मानवीय के विषय जैसे इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, समाज विज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र आदि की किताबें भारतीय भाषाओं में पर्याप्त उपलब्ध है और उतनी ही उत्कृष्ट भी, मगर पिछले 30 सालों में ये किताबें चलन से बाहर हो गई है। तकनीकी विषयों में पढ़ाने की चुनौती तो बहुत बड़ी है, लेकिन असंभव नहीं। 60-70 की उम्र तक पहुँचे लगभग सभी प्रोफेसरों की पढ़ाई 12वीं तक अपनी भाषाओं में हुई है।
केंद्र और राज्य सरकारों को तुरंत ऐसे विद्वानों को जोड़ने की ज़रूरत है जिससे विद्यार्थियों को उत्कृष्ट सामग्री उपलब्ध हो। राजनीतिक विचारधारा इसमें आड़े नहीं आनी चाहिए। सरकार को संसाधन तो जुटाने होंगे ही, शिक्षकों के शिक्षक प्रशिक्षण और उनकी मानसिकता को भी बदलने की ज़रूरत है। भारतीय भाषाओं में पढ़ने पढ़ाने का अर्थ अंग्रेजी समेत किसी भी विदेशी भाषा का विरोध नहीं है। भाषा के रूप में हर विद्यार्थी को उन्हें पढ़ने की आज़ादी है, लेकिन जब माध्यम के रूप में उस पर लादी जाती है तो उससे पूरी शिक्षा व्यवस्था बर्बाद होती है।